Hello everyone, this is a very important video. We are discussing some good questions which have been asked in the past exams on section 8 OPC, small company definitions, foreign company. So you will not miss this video. सर मेरे पास टाइम नहीं है पूरी वीडियो फिर से देखने के लिए, तो आप YouTube लिंक जो आपको सर्कुलेट किया गया है या अभी आप अपलोड होते हुए देख रहे हो, यू कैन फास्ट फॉरवर्ड इट एंड सी द बेसिक डिस्कशन. ये टॉपिक किस प्रोविजन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और आप कितना इसको जानते थे और कहां आप अटक रहे थे, एक बार देखकर जरूर जाना है. तो लेट अस स्टार्ट. लेट मी डू दिस क्वेश्चन विथ यू. Now, State Cricket Club was formed as a limited liability company under Section 8 of the Companies Act with the object of promoting cricket by arranging introductory cricket courses at the district level. Basically, एक अच्छे एक्टिविटी के लिए ये Section 8 कंपनी बनी है. स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए भी Section 8 कंपनी बन सकती है. ठीक है, ये पीडीएफ मैंने आपको मेल भी कर दिया, मेल चेक करिए, व्हाट्सएप में भी है, वरना मेरे वेबसाइट पर भी पीडीएफ मिल जाएगा, मार्क्ड पीडीएफ. द क्लब हैज बीन अर्निंग सरप्लस, यानी सरप्लस हो रहा है इस क्लब में. But of late, the affairs of the company are conducted fraudulently, and dividend was paid to its members. Okay. Now, Mr. Cool, full page. Mr. Cool, a member, decided to make a complaint. Full page कर दीजिए डीके जी. Mr. Cool, a member, decided to make a complaint कि देखिए यहाँ fraudulent activities को रुकवाइए आप लोग, बहुत fraud हो रहा है Section 8 कंपनी के अंदर. By cancelling the license, यानी कि आप समझ पा रहे हैं, इशारा मिल गया होगा कि ये लाइसेंस कैंसिलेशन को लेकर कुछ होने वाला है यहाँ पर. Is there any provision to revoke the license? क्या लाइसेंस रिवोकेशन पॉसिबल है? The first line of question state the provisions. Whether कंपनी में भी वाउंड अप, क्या इस कंपनी को हम वाइंडिंग अप के कगार तक ले जा सकते हैं? एंड थर्ड क्वेश्चन, क्या इस कंपनी का मर्जर हो सकता है with Messrs. Coolnet Private Limited, a company engaged in the business of networking? Is it fine? So there are three queries involved. क्या revocation possible है? क्या winding up हो सकता है? क्या merger हो सकता है? तो before I read out the answer to you, मैं आपको अपने Section 8 कंपनी जो आपकी खुद की किताब है वहां ले जाना चाहूंगा. And I am sure कि most of you have forgotten this. सर सही बोल रहे हैं आप, बल्कि अभी याद आ रहा है ऐसा कुछ था. The central government may by order revoke the license given to a Section 8 company. 5 grounds है, वो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि वो 5 grounds of revocation of license of Section 8 company कौन कौन से हो सकते हैं. लाइसेंस देने के समय कुछ कंडीशंस डाले गए थे, उन कंडीशंस का पालन आपने नहीं किया है, आपके बिजनेस का एक्टिविटी फ्रॉडुलेंटली हो रहा है, दिस इज द सेकंड कंडीशन. आपने ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी का वायलेशन किया है, आप पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं. तो ये बेसिकली 4-5 चीजें हैं, 5 बोला था, 4-5 चीजें हैं. तो ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डायरेक्शन दे सकता है? इट कैन कन्वर्ट दिस कंपनी का स्टेटस. एंड आपको याद है सेक्शन 8 कंपनी को एक प्रिविलेज होता है, उनको नाम के एंड में ना प्राइवेट लिमिटेड लिखना है ना लिमिटेड लिखना है. तो अब ये क्रोधित होकर सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत थोड़ा फिल्मी डायलॉग दे रहा हूं, बहुत लग रहा है कोई ड्रामा चल रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है. सीजी में गिव डायरेक्शंस टू ऐड द वर्ड लिमिटेड और द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जो रिलैक्सेशन था वो भी आपसे छीना जा सकता है और कंपनी का स्टेटस कन्वर्जन के लिए भी ऑर्डर दे सकता है. बट ऐसा कोई भी ऑर्डर अगर सीजी करना चाहे तो पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा. ओके. एंड कॉपी ऑफ सीजी ऑर्डर आरओसी को भी जमा होगी. तो चलिए इस बहाने सेक्शन 8 कंपनी का एक क्वेश्चन जो आप छोड़ रहे थे, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, वो भी रिवाइज हो गया. हमारा ध्यान सिर्फ कहां रहता है? सेक्शन 8 कंपनी के डेफिनेशन पर कि सीजी सेटिस्फाई करता है इन चीजों को कि ये कंपनी अच्छे ऑब्जेक्ट्स के प्रमोशन के लिए बनी है. यस सर, वो तो देखना ही होगा. ये प्रोहिबिटेड होती है, डिविडेंड पेमेंट अपने मेंबर्स को नहीं कर सकती है. तब ये दोनों क्राइटेरिया अगर आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो सीजी इनको लाइसेंस देता है बहुत सारी कंडीशंस लगाकर, और इनको ना लिमिटेड लिखना है ना प्राइवेट लिमिटेड लिखना था. ओके. एंड ये कंपनी को बहुत सारे प्रिविलेजेस भी मिलते हैं. पर यहां पे अभी हमने क्या देखा, इसकी लाइसेंस रिवोक हो सकती है इन 5 ग्राउंड्स पे, 4-5 ग्राउंड्स पर. कंडीशंस ऑफ लाइसेंस का वायलेशन, फ्रॉडुलेंट एक्शन, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी का वायलेशन. And CG may also order winding up or amalgamation if it is required in public interest. But अगर मैं amalgamation order करूंगा, that will be with another Section 8 company only, and most important line, having similar objects. वो Section 8 company का भी similar objects होना चाहिए, तब मैं winding up करूंगा. तो this was again very important. सर अच्छा हुआ रिवाइज कर लिया, हम तो भूल ही गए थे.
ओके और अगर कोई सरप्लस आता है तो सरप्लस एक दूसरे सेक्शन 8 कंपनी को ट्रांसफर हो सकता है having similar objects. Okay, very good. एक दूसरा सेक्शन 8 कंपनी जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो, ये लाइन आंसर में आना चाहिए कल एग्जाम जब भी आप देने जाओ, याद रखिएगा इसको। और सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, या जो भी सरप्लस है आपके वो फिर एक आईबीसी फंड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड क्रिएट होती है, उसमें क्रेडिट हो जाएंगे। सो बोथ दीज थिंग्स हैव टू बी रिमेंबर्ड। तो बेसिकली सेक्शन 8 कंपनी हमने देखा ना। अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती थी ना पहले सेक्शन 8 कंपनी के अंदर, तो उसको जेल भी लगता था। अगर कंपनी के कोई ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट जो होते थे उनको पहले जेल भी होता था, पर ये जेल रिमूव हो गया था बिकॉज बहुत सारे ऑफेंसेस से इम्प्रिजनमेंट रिमूव हो गई थी। अब सिर्फ फाइन लगेगा, फाइन लगेगा, दैट इज लिखा हुआ विच इज नॉट लेस देन सो एंड सो लाख। इफ यू कैन रिमेंबर इट्स फाइन। आई पर्सनली डोंट फील इट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जेल नहीं लगेगा, ये तो श्योर है। और कोई फ्रॉड में इन्वॉल्व था तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर एक सेक्शन 447 अगर याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन टेक अ चांस, बट यू कैन नॉट मिस द ग्राउंड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। वाइंडिंग अप और अमालगमेशन हो सकता है इफ रिक्वायर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, और अमालगमेशन विल बी विद अनदर सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ओके, सरप्लस का क्या होगा वो भी यहां पर लिखा हुआ है। तो चलिए, ये क्वेश्चन जो सेक्शन 8 कंपनी के 2 क्वेश्चन थे दोनों हमने देखा अभी। नाउ लुक एट अनदर क्वेश्चन। Alpha Limited, a Section 8 company, is planning to declare dividend in the AGM. How can it do this? अभी हमने इसका definition में देखा था that इनको license कब दिया जाता, और ये one of the points है that they cannot do this. तो ये dividend prohibited है इनके लिए. Their profits have to be used in promoting the objects of the company. सिमिलरली एक और एक पॉइंट यहां पर आ रहा है, देखो कि सरप्लस वाला जो मैंने अभी पहले एडवांस में समझा दिया कि जो सरप्लस आ रहा था इसके ऊपर क्वेश्चन है, वो सोच रहे हैं कि मेंबर्स के बीच पे बांट देंगे। पर अभी आपने जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना सेक्शन 8 कंपनी के, तो पहले आप बैकग्राउंड बताते हो थोड़ा सा सेक्शन 8 कंपनी का कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देता है अगर 2 कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाए। सो मेक द हैबिट ऑफ गिविंग दैट बैकग्राउंड डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। एंड उसके बाद आप यहां पर जहां डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं, आपके पास 2 ऑप्शन रहता है, दैट इज सरप्लस एसेट्स। अगर आप डिसॉल्व करना चाहते हैं तो जो भी सरप्लस आएगा वो सरप्लस जो है वो सिर्फ आप एक सेक्शन 8 कंपनी के लिए यूज कर सकते हैं हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स या आईबीसी फंड में। यू कैन नॉट बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। तो देखो पहले क्वेश्चन क्या है, वापस से अगर एनालाइज करो। A group of individuals intended to form a club, Budding Pilots Flying Club, as a limited liability company to impart classroom teaching and aircraft flight training to trainee pilots. It was decided, इनकी proposal चल रही है, proposal 1, as a section 8 company, and thereafter the club will be dissolved training के बाद, and surplus will be distributed amongst the members. ये proposal 2, तो उनका ये proposal तो चलो फिर भी सही लग रहा है, पर ये जो प्रपोजल 2 है सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करने का, ये वाला प्रपोजल गलत लग रहा है, बिकॉज ये रेस्ट्रिक्शन दिया गया है सरप्लस इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करके आप मेंबर्स के बीच में नहीं बांट सकते। तो पहले आपको बैकग्राउंड बताना पड़ेगा दैट ये सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म हो जाती, बट दे कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। इनको अपनी प्रॉफिट्स अपने उद्देश्य के लिए लगाते रहना पड़ेगा आगे भी, एंड दे कैन नॉट वाइंड अप एंड डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस इन दिस मैनर। डिसोल्यूशन इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो पार्शियल आपका जो सोच है वो करेक्ट था, बट जो बाद वाला सरप्लस वाला बात है वो गलत नजर होते हुए आ रहा है। ओके, सो दिस इज योर सेक्शन 8 कंपनी का क्वेश्चन विच आई फील दैट यू मस्ट नो। ना उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओपीसी को लेकर जो आप अमेंडमेंट देखे थे उसमें क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं। लुक हियर एवरीवन, रेक्टिफाई योर आंसर्स टू कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। देखो अमेंडमेंट के पहले क्या था, 2021 फरवरी में अमेंडमेंट आया था। उसके पहले व्हाट वाज हैपनिंग ओपीसी में कि अगर ओपीसी एक लेवल क्रॉस कर जाता है पेड अप कैपिटल या टर्नओवर का, तो कंपल्सरी कन्वर्जन करना पड़ता था। वो सब हट गए। इवन इफ दोस ओपीसी क्रॉसेस दोस थ्रेशोल्ड्स, कंपल्सरी कन्वर्जन है ही नहीं। अब ओपीसी अपनी वॉलंटरी इच्छा से ही कन्वर्ट हो सकती है पब्लिक या प्राइवेट में। एक तो क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन आप और मेरे संग किए, लुक एट द बोथ द क्वेश्चंस प्लीज एंड नोट इट केयरफुली। Another question which you have done it number of times, conversion of private company into OPC. Okay, ये हो रहा है conversion of OPC into public और private company. ये तब संभव है, सबसे पहला पॉइंट जो आप लिख के आएंगे, रूल 6 पूरा अमेंड हो गया था, सब्स्टिट्यूट ही हो गया था,
दे विल ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, और बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन ही लिखोगे, सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन अगर लिखा हुआ है तो हटा के चेंज कर लो, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 122। इसका मतलब क्या, एक सिंपल लाइन लिख लेना, दैट सिंगल मेंबर गिव्स कंसेंट, बिकॉज ओपीसी में तो एक ही मेंबर है, वो अपना कंसेंट, रिटन कंसेंट देगा, उसको मिनट बुक बोलकर, एक मिनट बुक होती है समरी बुक, उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये इस टाइप से इनकी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑल्टर होगी, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन where single member gives the consent and is recorded in the minute book. This is the first important requirement. Now, अब क्योंकि उन्हें प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बनना है, उनको अपना मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ अपना ये क्या बोलते हैं डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स इंक्रीज करना पड़ेगा। मेंबर्स प्राइवेट में मिनिमम 2, पब्लिक में 7, डायरेक्टर्स वहां मिनिमम 2, पब्लिक में मिनिमम 3, और अगर पेड अप कैपिटल का कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो वो भी अचीव करना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन देंगे वो आरओसी को इन INC 6 अपने प्रिस्क्राइब फीस के साथ एंड सम डॉक्यूमेंट्स, एंड डॉक्यूमेंट्स भी बहुत लॉजिकल है। देखो, ऑल्टर्ड MOA एंड AOA रेजोल्यूशन की कॉपी, लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, दिस वेरी लॉजिकल जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे। एंड हाँ, 2 एक्स्ट्रा मुझे नजर आ रहे हैं यहां पर। व्हाट इज द एक्स्ट्रा वन? लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड लिस्ट ऑफ ऑडिटेड, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट इन PL। तो जब आरओसी सेटिस्फाइड होगा कि ये सारी चीजें मुझे मिल गई है, तब कन्वर्जन प्राइवेट ओपीसी का पब्लिक या प्राइवेट में हो सकता है। पहले एक और कॉन्सेप्ट था कि प्राइवेट कंपनी अगर ओपीसी में कन्वर्ट हो रही है तो उसका पेड अप कैपिटल टर्नओवर एक लेवल के नीचे ही होना चाहिए। अब वो सब कॉन्सेप्ट हट गया है। तो लुक हियर, मैं आपको एक बार ओपीसी के इस एस्पेक्ट को फिर से दिखाता हूं, बिकॉज लोग कंपनी लॉ के रिवीजन में बहुत टाइम लगा देते हैं। तो आई वांटेड टू हाईलाइट सम पॉइंट्स अगेन। यस, नाउ अगर प्राइवेट कंपनी अपने आप को ओपीसी में कन्वर्ट करना चाहती है तो पहले ऐसा कुछ था। ऑफ कोर्स हाँ, एक चीज अभी भी है कि प्राइवेट कंपनी जो अपने आप को ओपीसी में कन्वर्ट करना चाह रही है वो एक सेक्शन 8 प्राइवेट कंपनी ना हो। तो यहां पर प्राइवेट कंपनी जब अपने आप को ओपीसी में करना चाहेगी, यहां स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। ओपीसी जब अपने आप को प्राइवेट कंपनी या पब्लिक में कन्वर्ट चाहेगी तो उसे वो सिंगल मेंबर अपनी कंसेंट दे देगा। वहां स्पेशल रेजोल्यूशन हो भी कैसे सकता है, कहला तो आदमी है। एंड बिफोर passing such resolution, private से OPC में no objection in writing from members and creditors must be obtained. The OPC shall file copy of the SR with ROC and within 30 days in MGT 14. INC 6 में conversion के लिए apply करेंगे with prescribed fees and list of documents, जहां पे no objection letter भी मुझे संग में देना पड़ता है। पक्का everyone? So this is your OPC into a private company or public company. Okay, that was this is private company into OPC. इसके पहले हमने देखा था, क्या देखा था इसके पहले हमने, that OPC अपने आप को प्राइवेट या पब्लिक में कर सकता है, पब्लिक कंपनी अपने आप को OPC में कन्वर्ट नहीं कर सकती, सेक्शन 8 प्राइवेट कंपनी अपने आप को OPC में कन्वर्ट नहीं कर सकती। ओके, एंड ये सिंपल क्वेश्चंस हम लोग पहले से रिवाइज कर चुके हैं। नॉमिनी चाहे तो अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, नोटिस देगा ओपीसी को और मेंबर को, और मेंबर फिर नया नॉमिनी अपॉइंट कर देगा विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द नोटिस, और नया मेंबर अपना कंसेंट भी दे देगा। मेंबर ओपीसी को बता देगा देखिए नया नॉमिनी आ गया है, ओपीसी आरओसी को बता देगा विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द नोटिस ऑफ विड्रॉवल एंड द न्यू नॉमिनी बीइंग अपॉइंटेड, दिस फैक्ट के साथ। तो देखिए यहां पर आप अगर देख रहे हो, दिस इज INC 3 में क्या था, रिटन कंसेंट फ्रॉम द नॉमिनी इन INC 3, और ये नॉमिनी का जब कंसेंट आ जाता है तो बेसिकली मेमोरेंडम में उसका डिटेल्स भी रहता है, एंड INC 3 में वो था। एंड INC 4 में व्हाट इज हैपनिंग, द नॉमिनी इज विथड्रॉइंग बाय गिविंग नोटिस टू OPC एंड द मेंबर विल अपॉइंट न्यू नॉमिनी विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग द नोटिस, मेंबर्स विल इन्फॉर्म OPC विल इन्फॉर्म ROC दैट अ न्यू नॉमिनी हैज बीन अपॉइंटेड इन INC 4। यानी नया नॉमिनी जब भी कोई अपॉइंटमेंट होगा 15 दिन के अंदर होगा, और आरओसी को खबर 30 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट के बाद जानी चाहिए। तो ये वाला चीज से भी अगर क्वेश्चन आता है तो वी आर ऑलरेडी रेडी विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, अब आप 2 साल के पहले भी वॉलंटरीली कन्वर्ट हो सकते हैं। पुराने जो सजेस्टेड आंसर्स में था उसमें 2 साल तक आप कन्वर्ट नहीं हो सकते थे, but now you can also be converted even before 2 years. And most important, now you can be resident, you cannot be resident. आपको resident होना जरूरी नहीं है, और resident in India आप क्या माना जाता है, that जब आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज और मोर रहे हो। सर अगर मैं 120 डेज नहीं रहा हूं तो भी तो मुझे नॉमिनी बनना अलाउड है, और अगर मैं एक में ओपीसी और एक में नॉमिनी हूं, और जहां नॉमिनी हूं वहां भी अगर मैं मेंबर बन रहा हूं तो मुझे 180 डेज के अंदर एक ओपीसी को चूज करना पड़ेगा।
सो बेसिकली ओपीसी के भी सारे पोर्शंस हमने यहां पर टच कर दिए। एक और मुझे जो लगता है कंपनी लॉ का एक टॉपिक जो ऑल ऑफ यू शुड नो, दैट इज सेक्शन 5 एंट्रेंचमेंट क्लॉज। लोग इसको भी भूल कर आ जाते हैं। एंट्रेंचमेंट क्लॉज, ये क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें अगर आप ऑल्टर करना चाहते हैं अपने आर्टिकल्स में लिखे हुए चीजों को, तो आपको 75% से भी ज्यादा लोगों की हाँ चाहिए। यानी अ स्ट्रिक्टर रिक्वायरमेंट दैन स्पेशल रेजोल्यूशन is required for altering certain clauses of the articles. This is called entrenchment clause. जैसे अपने लिखा रहता है कंपनीज एक्ट में, इस चीज के लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। आई एम अज्यूमिंग ऑल ऑफ यू नो, इस चीज के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। बट एंट्रेंचमेंट क्लॉज का मतलब है कि इन चीजों को ऑल्टर करने के लिए आपको सपोज लिख देगा 80% की हाँ चाहिए, 85% वोट शुड बी इन फेवर, 90% वोट्स शुड बी इन फेवर। तो सर क्या ऐसे क्लॉजेस स्ट्रिक्टर रिक्वायरमेंट दैन स्पेशल रेजोल्यूशन हो सकता है? हो सकता है। आर्टिकल्स मे कंटेन द प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट, ओके, इट कैन कंटेन, you can have, your articles can have either on the formation of the company, जब आप कंपनी फॉर्म कर रहे थे तब आर्टिकल्स में डलवा सकते थे, या भविष्य में आर्टिकल्स में अमेंड करके ऐसे क्लॉजेस को आप डलवा सकते हैं। सर अगर बाद में डलवाना है मुझे एक पब्लिक कंपनी में, तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इस क्लॉज को डलवा दीजिएगा। सर आपने तो बोला कि मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन से हायर रिक्वायरमेंट चाहिए, वो तो उस क्लॉज को चेंज करने के लिए, बस क्लॉज को डलवाने के लिए कि आप भविष्य में इस टाइप के क्लॉज का फायदा उठाएंगे, तो ये डलवाने के लिए आपको एसआर करना है पब्लिक कंपनी में। अगर अमेंड करके आप डलवा रहे हैं इस क्लॉज को, प्राइवेट कंपनी में ऑल द मेंबर्स शुड कंसेंट इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस लेटर ऑन द एंट्रेंचमेंट क्लॉज इन द आर्टिकल्स, ओके। तो दिस इज अबाउट द एंट्रेंचमेंट क्लॉज। और आप देख रहे हैं यहाँ पे 75, 80, 85, 90 का एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि यहां पर ये चाहिए। सपोज आपको पता है कोई पर्टिकुलर चीज के लिए मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, पर अगर आपके आर्टिकल्स में लिख दे कि ये काम जो एक्ट में ऐसा लिखा है हमारे यहां पर 82% लोगों के यहां चाहिए कि मिनिमम, दैट इज कॉल्ड एंट्रेंचमेंट क्लॉज। इज इट फाइन? ओके सर, बहुत बड़ा है कंपनी लॉ में, कैसे रिवाइज करूं? तो मैं सिर्फ बेसिक टॉपिक्स के, अभी मैं पूरे कंपनी लॉ के बेसिक टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है उसको टच कर रहा हूं। एक फेमस क्वेश्चन है कि अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो व्हाट थिंग्स शुड बी टेकन केयर? लुक हियर एवरीवन, अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर, सप्रेस करके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो आप एनसीएलटी को अप्लाई कर सकता है कोई इंसान। और एनसीएलटी फिर क्या क्या ऑर्डर्स पास कर सकता है? लेट अस एनालाइज। दिस इज सेक्शन 7 का सब सेक्शन 7। नंबर याद रखना जरूरी नहीं है, पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आरटीपी एमटी में भी, एमटीपी में भी। तो व्हाट ऑर्डर्स इट कैन पास? एनसीएलटी कैन पास ऑर्डर्स फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए ऑर्डर पास कर सकता है कि भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा होगा, हम लोग ऑर्डर पास करेंगे। Changes in memorandum, C is a very important word. Changes in memorandum and articles in public interest or interest of the company and members, creditors. सर अच्छा हुआ आप एक बार वापस सुना दे रहे हैं, मैं पढ़ तो रहा था but I was not hammering upon these words. So changes in memorandum and articles in public interest or in the interest of company or in the interest of members and creditors, it can be ordered. Okay, another interesting thing, liability of members को unlimited घोषित कर सकता है। And most important thing, it can order removal of the name of the company from the register of companies. Okay, and it can also pass order for winding up. So मैं कैसे याद करूंगा? I have learnt in this fashion. It can order changes in memorandum and articles in public interest or interest of company. It can direct that the liability of members of the company is unlimited, pass an order for removal of the name and winding up of the company and such orders as it thinks fit. पूरा ये आपको 5 मार्क्स में लिखना है। बट ऐसे ऑर्डर्स पास करने के पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, ये भी आंसर्स में आएगा। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पढ़ाते वक्त भी बोला था, थर्ड पार्टीज राइट्स विल नॉट बी अफेक्टेड। अगर थर्ड पार्टी का कोई राइट्स अफेक्ट हो रहा है तो थर्ड पार्टी राइट्स आर नॉट अफेक्टेड, मुझे ये भी ध्यान देना होगा। तो इस तरह हम सेक्शन 7 सब सेक्शन 7 के इस क्वेश्चन को भी रिवाइज कर लेते हैं। और अगर मैं ब्रीफली आपको एक याद दिलाऊं कि देयर वर लॉट ऑफ फॉर्म्स व्हिच वी वर रिक्वायर्ड। यस, वी आर बैक, देयर वाज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। तो ये लिस्ट एक बार आप देख लीजिए, अगर याद नहीं हो रहा, आपको बहुत टेंशन हो रहा है, देन यू मे स्किप, बिकॉज अब एग्जाम पास, अब आपको
एक एक टॉपिक को ऐसे रुक कर नहीं करना, जितना आपको मेहनत करना चाह आप कर चुके पहले, अभी रिवीजन का टाइम है। एंड वन मोर थिंग, इफ यू रिमेंबर कि आप जब नाम रिजर्व करते हैं, विद इन 20 days ऑफ अप्रूवल ऑफ द नेम यू हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, बट अमेंडमेंट के बाद ये अप टू 60 days तक आप जा सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। इट्स नॉट 20 + 60, इट इज अगेन ओनली 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, एक एडिशनल फीस देकर। और स्लैब वेब बने हुए थे, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग द स्लैब अगेन। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू जो मुझे लगता है जो आपको रिवाइज कर लेना चाहिए, फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन को, जहां पर क्वेश्चन केस स्टडी के रूप में आ जाता है। मेक अ हैबिट कि ये स्मॉल कंपनी लॉ के जितने भी टॉपिक्स हो पहले वो डेफिनेशन कोट करेंगे आप, चाहे सेक्शन 8 कंपनी का हो, स्मॉल कंपनी का हो, होल्डिंग सब्सिडियरी, वैरायटीज ऑफ मोड्स बाय विच एचएस रिलेशनशिप, होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन कैन बी क्रिएटेड, गवर्नमेंट कंपनी, यस नो में कभी नहीं आना है, ये चीज को याद रखना। तो यहां पर आप देखोगे फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन को मैं एक बार दिखा रहा हूं, बिकॉज क्वेश्चन था कि उनकी तो इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है, वो न्यूयॉर्क में बनी है। तो ये न्यूयॉर्क में देखते ही लोगों को लगता है कि तो बाहर की कंपनी है, और हो सकता है वो बाहर होते हुए भी इंडिया में कुछ है ही नहीं सपोज उसका, तब वो फॉरेन कंपनी नहीं होगा। क्योंकि फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में अगर आप किताब भी देखो, आई जस्ट शो इट टू यू अगेन, वॉल्यूम 1, फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में इफ यू सी इन योर बुक्स ऑल्सो दैट फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये भी मेंशन करके आना। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, वी ऑलवेज चेक एंड डिसाइड, बट दिस इज रॉन्ग। हमें सेकंड चीज पहले चेक कर लो, या तो इंडिया में उसका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस हो, ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस, लाइजन ऑफिस, या किसी भी तरीके से वो इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी करता हो ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू भी, तो भी वो फॉरेन कंपनी माना जाएगा। क्योंकि फर्स्ट तो उसका क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया था, 1 लिखा हुआ, और ये सेकंड भी हो जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, जो स्टूडेंट्स इसको सही तरीके से समझा के नहीं आते, मेक अ हैबिट that according to the Companies Act, foreign company means सर ये सेक्शन 2 सॉरी पूरा लिखने का दरकार है मेरे को, क्लॉज 42 नो, अब बस लिखिए ये अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, फॉरेन कंपनी मींस दिस, सजा के लिखिए। और यहां पर क्या हो रहा था, इफ यू सी, इनका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, बट दे वर डूइंग ऑनलाइन बिजनेस थ्रू डेटा इंटरचेंज इन इंडिया, तो ये फॉरेन कंपनी माने जाएंगे। ओके, तो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन आपने कर लिया। उसके बाद कई डेफिनेशंस और है, फॉर एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि आपने डेफिनेशन करते वक्त स्मॉल कंपनी के अमेंडमेंट्स को जरूर देखा होगा। और ये क्वेश्चन या तो डायरेक्ट डिफाइंड स्मॉल कंपनी नहीं आता, व्हाट हैपेंस, आई विल जस्ट शो इट टू यू। आपको एक केस स्टडी दे देंगे जहां पे दिखाई देगा पेड अप कैपिटल 1.5 करोड़, क्योंकि आपने अमेंडमेंट्स पढ़ लिया, पेड अप कैपिटल मैक्सिमम 2 करोड़ हो सकता है, टर्नओवर 19 करोड़, आपने अमेंडमेंट पढ़ लिया, 20 करोड़ तक भी आजकल हो सकता है टर्नओवर, बट धीरे से लिख देंगे इट्स अ पब्लिक कंपनी, तो भी वो स्मॉल कंपनी नहीं है, क्योंकि स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर एज पर अमेंडेड फिगर्स आपके सेटिस्फाई हो। सर अगर मेरे क्वेश्चन में प्राइवेट कंपनी भी था, पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर भी फिगर्स के क्रॉस नहीं कर रहे थे जो लिखा हुआ है, बट अगर आपका स्मॉल कंपनी एबीसी में से कोई एक हो गया, तो प्राइवेट कंपनी सेटिस्फाइंग दोस कंडीशंस, वो भी स्मॉल कंपनी नहीं होगा। मैं फिर से बोला हूं ये चीज, कई लोग भूल जाते हैं, इसलिए केएमपी के डेफिनेशन को भी देख के जाओगे अब, केएमपी प्रमोटर एंड व्हाटएवर आई हैव टोल्ड टू बी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द क्लास, गवर्नमेंट कंपनी, ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, बट दीज शुड नॉट बी मिस्ड। सर इसके बाद सब कुछ खत्म? नो, बेसिक्स भी आपको पढ़ के जाना है। सो व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक्स, आई विल शो इट टू यू। बेसिक्स में क्या होता है, लोग सिर्फ हाईफाई स्टफ पर फोकस करते हैं, दे फॉरगेट देयर बेसिक्स। व्हाट इज द बेसिक? कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड गारंटी कंपनी में डिफरेंस। जैसे शेयर कैपिटल में उनकी लाइबिलिटी अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स तक रहती है, गारंटी में वो उनकी जो लाइबिलिटी है वो वाइंडिंग अप के समय ही सिर्फ अराइज होती है, वो भी मेमोरेंडम में स्टेटेड रहता है। यहां उनकी लाइबिलिटी सिर्फ कॉल मनी जब मंगवाया जाएगा तब अराइज होती है। और कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल होना जरूरी है। गारंटी कंपनी मे हैव शेयर कैपिटल, मे नॉट हैव शेयर कैपिटल, तो ये जरूर पढ़ के जाना ये डिफरेंस। उसके अलावा कंपनी को अगर हम डिवाइड करते हैं कंट्रोल के बेसिस पर, ये 4 नाम देखो, लाइबिलिटी के बेसिस पर, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर, तो हमने ये सारे वैरायटी को समराइज कर दिया। समटाइम दे आस्क यू कि अनलिमिटेड कंपनी क्या है, उसमें जो एक लाइन था कि लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड टुवर्ड्स लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी एंड नॉट टुवर्ड्स क्रेडिटर्स, ये मिस मत करना अपने आंसर्स में। उसके अलावा ये जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें हो रही थी, इसमें परपेचुअल सक्सेशन के भी 2 एक्सेप्शंस हैं कि खत्म हो सकता है अगर कंपनी वाइंडिंग का प्रोसेस फॉलो करके डिसॉल्व हो रही है, या आरओसी ने उन्हें डिफंक्ट डिक्लेयर कर दिया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस तरह वैरायटीज ऑफ टॉपिक्स हैव टू बी कवर्ड।
डॉक्ट्रिन्स के टॉपिक्स की बातें अगर हम कर रहे थे, डॉक्ट्रिन्स में फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, आपने ऑलरेडी बोल दिया, कोई बात नहीं, बीच में एक टेक्निकल हिच हुआ था। डॉक्ट्रिन्स के वीडियो में देखो यहां पर पूछा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कंस्ट्रक्टिव नोटिस पर, देखो घुमा दिया यहां पर, लोग सोचे क्या लिखना है मुझे। द पर्सन्स डीलिंग विद द कंपनी आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, द पर्सन्स नॉट बीइंग मेंबर्स। बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है, फिर उसके स्टेटमेंट को आप स्टेट करोगे, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को भी स्टेट करोगे। एंड बोल रहा है कि देर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, नो, वहां पे भी तो एक्सेप्शंस थे, तो इन एक्सेप्शंस को भी आप यहां पर समझाकर आओगे, यानी इनडायरेक्टली देर आस्किंग द डॉक्ट्रिन्स क्वेश्चन। Another thing which we have noticed is that sometimes ये जो exceptions है इन पर भी कोई case studies बन के आ जाता है। Sometimes they ask question on lifting of corporate wheel. Lifting of corporate wheel का और एक नाम क्या होता है, if you remember, doctrine of alter ego, इस पर questions आ जाता है। That is lifting of corporate wheel, और उसके exceptions are asked in exam, like protection of tax के लिए, या enemy company है, तो ये सारे questions हम लोगों ने किए थे। तो दिस इज द बेस्ट वे वेयर यू कैन रिवाइज द बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ, की छोड़ा भी नहीं आपने और सब कुछ कर लिया। Now, एक इंपॉर्टेंट थिंग मेरे मन में आ रहा है बेसिक्स की, जब मैं बात करता हूं डेफिनेशन पोर्शंस में, बेसिक्स में फिनेंशियल स्टेटमेंट के डेफिनेशन को भी पढ़ के जाओगे आप। फिनेंशियल स्टेटमेंट के डेफिनेशन को आप जरूर पढ़ के जाओगे कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एप्लीकेबल नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट कहां कहां नहीं देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपीसी स्मॉल कंपनी, डोमेन कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप्स है, बी केयरफुल। कई लोग लिख दिए प्राइवेट कंपनी में कैश फ्लो स्टेटमेंट देना ही नहीं है, वो गलत हो जाएगा। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि आप दिस इज अ वेरी बेसिक वन, ये भी करके जाओगे। सो लॉट ऑफ थिंग्स डिस्कस्ड, वैसे अंत नहीं है, सब कुछ पढ़ना है जो आपकी मार्क की गई है, बट यू शुड नॉट मिस दीज क्वेश्चंस एटलीस्ट। और इनकॉर्पोरेशन में मैंने सेक्शन 7 का सब सेक्शन 7 पहले भी बोला था, अभी फिर बोल रहा हूं, दैट यू शुड नॉट मिस दैट। थैंक यू सो मच। सो रिवाइज कर लो अच्छे से, विल मीट अगेन।